आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बंड्यूरा की सोशल व कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना था। तो चलिए जानते हैं बंड्यूरा की सोशल और कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार क्या सही है। बंड्यूरा जो हैं वह सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनका है। इस सिद्धांत को इन्होंने विस्तृत रूप में सन 1986 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन में उल्लेखित किया था। इन्होंने कहा कि व्यवहारों का अर्जन दूसरे के व्यवहारों के निरीक्षण से होता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, साइको सोशल थ्योरी के निर्माता कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन को साइको सोशल थ्योरी के निर्माता के रूप में जाना जाता है। चलिए जानते हैं एरिक एरिक्सन के बारे में कि एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा। एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत को 8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला भाग है शैशवावस्था। शैशवावस्था को इन्होंने विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहा है, जो कि जन्म से 1 वर्ष तक है। दूसरी अवस्था को इन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का नाम दिया है, जो कि 2 से 3 वर्ष तक है। तीसरी अवस्था, जिसे खेल अवस्था कहे हैं, इसको पहल शक्ति बनाम दोषिता अवस्था भी कहा गया है, और यह 4 से 6 वर्ष तक है। अगली अवस्था को इन्होंने स्कूल अवस्था कहा है, जिसमें परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था कहा है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक है। अगली अवस्था को इन्होंने किशोरावस्था, जिसमें अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की अवस्था कहा है, जो कि 12 से 20 वर्ष तक है। अगली अवस्था को इन्होंने तरुणावस्था कहा, जिसमें घनिष्ठ बनाम विकृति की अवस्था कहा गया है, जो कि 20 से 30 वर्ष तक है। अगली मध्य वयस्कता अवस्था, इस अवस्था को इन्होंने जन्नात समता की अवस्था बनाम स्थिरता की अवस्था भी कहा है, जो कि 30 से 60 वर्ष तक है। और अगली अवस्था को परिपक्वता की अवस्था इन्होंने कहा है, जिसमें अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था, जो कि 65 वर्ष से अधिक को बताया है। इस प्रकार से एरिक एरिक्सन ने अपने साइको सोशल थ्योरी को 8 अवस्थाओं में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहंकार के समारोह पर आधारित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत अहंकार के समारोह पर आधारित है। वास्तविकता का सिद्धांत मानव विकास में अहंकार के समारोह को वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित किया गया है। अगर देखा जाए तो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जो फ्रायड ने प्रतिपादन किया था, उसको समझ के हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं। जैसे कि फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना को इदम, अहम और परा अहम 3 घटकों के रूप में विशेष महत्व दिया है। इदम की बात किया जाए तो इदम जो होता है वह आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। अहम, जिसे ईगो कहते हैं, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। और परा अहम, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, यह नैतिकता चिंता के स्रोत के रूप में कार्य करता है। और इसमें अहंकार, आदर्श और विवेक दोनों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के जो फ्रायड ने अपना सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, वह इदम, अहम और परा अहम 3 रूपों में इसे विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायबिटीज में। चलिए जानते हैं पॉलीयूरिया के बारे में। पॉलीयूरिया जो है मधुमेह का एक लक्षण है। इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण पॉलीयूरिया ही है, जिसे बहुमूत्रता भी कहा जाता है। इसमें अधिक मात्रा में बार बार व्यक्ति यूरिन का निष्कासन करता है, जिससे कि ग्लूकोज अधिक मात्रा में निष्कासित हो जाता है। मधुमेह का अन्य लक्षण अगर बात किया जाए तो उसमें 2 लक्षण और होते हैं, जैसे पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें उसको प्यास अधिक लगता है। और जो दूसरी इसकी स्थिति है, जिसे पॉलीफेलिया के नाम से जानते हैं, तो इसमें व्यक्ति जब पॉलीफेलिया के लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो उसमें भूख अधिक लगने लगता है उस व्यक्ति को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशे या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघर्षक प्रतिरोधकता। अपघर्षण प्रतिरोधकता को घिसावट प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिदिन के उपयोग में जो हम लोग वस्त्र को यूज करते हैं और उसके जो बैठने उठने से जो रगड़ पड़ती है जिससे कि कपड़ा अप्रभावित रहता है, जिसे कि हम घिसावट प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसमें एक ऑप्शन है प्रतिस्कंदता। चलिए जानते हैं प्रतिस्कंदता क्या होता है। प्रतिस्कंदता जो होता है, किसी भी वस्त्र को जब हम खींचते हैं तो वह फैल जाता है और छोड़ देने पर पुनः अपनी आकृति को जो प्राप्त कर लेता है उसे हम प्रतिस्कंदता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्राकृतिक सेल्यूलोज फाइबर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुप्रामोनियम। यह एक प्राकृतिक सेल्यूलोजिक फाइबर नहीं है। सन 1890 में फ्रांस में एक LH डिस्पेसिस ने रेयान का इस विधि का निर्माण किया था, जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान अधिक श्रेष्ठ तंतु के रूप में विकसित हुआ। सन 1919 में जर्मनी में इसका सफलतापूर्वक व्यावसायिक उत्पाद हुआ। इसके अदर 3 ऑप्शंस जैसे कि जूट, गांजा जिसे हेम्प भी कहा जाता है, और कायर, यह तीनों जो होते हैं सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं, जबकि कुप्रामोनियम एक रेयान निर्माण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम विकलांगता कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। चलिए जानते हैं कि डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया एक प्रकार की विकलांगता है। यह पढ़ने संबंधी विकार है। लगभग 10% बच्चों में यह विकलांगता देखने को मिलती है। सीखने की विकलांगता की बात की जाए तो यह 3 प्रकार की होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया। जिसमें डिसलेक्सिया में बच्चों को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है, डिस्ग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है और डिस्कैल्कुलिया में उसे गणित में दिक्कत आती है। मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता डिसलेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LPG। LPG रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है जो रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LPG का प्रयोग खाना पकाने में और वाहनों को चलाने में प्रयुक्त किया जाता है। आजकल तो जो फ्रिज होता है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो गैस भरी जाती थी वह हमारे ओजोन परत को नुकसान करती थी। तो अब CFC गैस न भर करके यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर LPG का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारे ओजोन परत को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए इस गैस को इसमें भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ने या उड़ान के हार्मोन्स है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रेनालाइन और नोराएड्रेनालाइन एक प्रकार के उड़ान वाले हार्मोन्स होते हैं। इसके बारे में चलिए जानते हैं। यह हार्मोन्स जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। यह एक आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो होता है व्यक्ति के सोचने और तनाव से लड़ने में मदद करता है। चलिए इसके अगले ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, जो कि अगला ऑप्शन है थायराइड हार्मोन्स। यह भी स्रावित होने वाला हार्मोन्स है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। यह हार्मोन्स जो होता है वह महिलाओं में होता है। महिलाओं की यह पिट्यूटरी ग्रंथि में रिलीज होता है, जिससे कि महिला स्तनपान कराने में सक्षम बनती है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन्स। यह हार्मोन्स जो होता है इसे वृद्धि हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसे सोमैट्रोपिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। यह मूल रूप से एमिनो एसिड वाला एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन्स है। यह विकास, कोशिका प्रजनन,
मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांसपेशियों के बीच का तंत्रिका कोशिका को। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होता है यह एक नैदानिक प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करके स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इसे विद्युत पेशीय लेखन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना किसने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिल्टन ने। कोन ऑफ एक्सपीरियंस को अनुभव शंकु का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार किस प्रकार की संस्था है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार एक सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन का यह तीनों गुण होना चाहिए जैसे कि कुशल प्रबंधन, छात्र व कर्मचारियों का कल्याण करे और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है। इस आंसर को भी आयोग ने गलत सिद्ध किया था। आयोग के अनुसार हम किसी भी आंसर को हम सही नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उत्पादन के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुई जिसे कॉटन भी कहते हैं। ओटाई जो होता है वह कपास के निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे कि सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो उसे कई प्रक्रियाओं में गुजारा जाता है जैसे कि कपास की खेती पहले, फिर गिनिंग जिसे ओटाई भी कहते हैं, फिर गांठों को खोलना, फिर कार्डिंग, फिर डबलिंग, फिर कंघी करना, पूनी बनाना, कताई करना, बुनाई करना और परिचर्या करना। इस प्रकार से कॉटन से वस्त्र बनाए जाते हैं। ओटाई जिसे कि गिनिंग कहा जाता है। कपास की कोई बिन लेने के बाद कपास के रेशे उनमें से निकाले जाते हैं। कपास के फल करीब 2/3 भाग बीज होता है जिसे बिनौला कहा जाता है जिसके चारों ओर कपास का रेशा लगा होता है। कपास के रेशे से इन बिनौले को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया ओटाई या गिनिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरछी हेमिंग। कॉलर और कफ की सिलाई में तिरछी हेमिंग सिलाई का इस्तेमाल किया जाता है जो कि दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल पेन की स्याही के धब्बे को। चलिए जानते हैं कि अगर कहीं धब्बा लग जाता है, वस्त्र पर कहीं दाग धब्बे लग जाते हैं तो हम उसे कैसे मिटा सकते हैं। जैसे कि स्याही का धब्बा अगर आपके वस्त्रों पर लग गया है तो उसके लिए कच्चा दूध, दही, नींबू का रस तथा ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि खून का धब्बा लग गया तो ठंडे पानी में साबुन को भिगो करके दाग छुड़ाया जा सकता है। गुनगुने पानी में कुछ अमोनिया का बूंद डाल करके भी दाग को हल्का किया जा सकता है। अगला है हल्दी का धब्बा। अगर हल्दी का धब्बा लग जाता है वस्त्र पर तो उसे साबुन लगा करके गर्म जल से धो करके और धूप में सुखा लिया जाता है। और अगर आपके कपड़े पर नेल पॉलिश का धब्बा लग गया तो आप एमाइल एसीटेट का प्रयोग कर सकते हैं। रेशमी और रेयान के वस्त्रों पर केवल एमाइल का ही प्रयोग कीजिएगा क्योंकि रेशमी वस्त्र में एमाइल का प्रयोग करना ही सही होता है, नहीं तो अगर एसीटेट का प्रयोग कर दिया जाता है तो वस्त्र क्षतिग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साधारण सीम। इस सिलाई की बात किया जाए तो यह फ्रॉक, कमीज आदि वस्त्रों के किनारे को सिलाई या फिटिंग रेखा पर बनाई जाती है। अगले ऑप्शन की बात किया जाए जैसे कि फ्रेंच सीम है। इसे चोर सिलाई के नाम या गुम सिलाई के नाम से भी जानते हैं। यह सफाई वाली
मजबूत शिलन होती है। इसमें कपड़े के किनारे जो होते हैं खुले नहीं होते हैं, अतः इसे गुम सिलाई भी कहा जाता है। अगली सिलाई जो कि हमारे ऑप्शन ए में है टक सिलाई। टक सिलाई जो होता है सजावट की दृष्टि से बनाया जाता है, जिसे रस्क को फोल्ड कर पूरी लंबाई तक सिला जाता है। टक रनिंग स्टिच द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकनाई वाले धब्बे। चिकनाई वाले धब्बे जैसे कि तेल, घी, मक्खन, ग्रीस आदि के जो धब्बे होते हैं वो चिकनाई वाले धब्बे होते हैं। इसकी धुलाई सोडे या साबुन तथा गर्म पानी से छुड़ाया जा सकता है। दाग को हटाने के लिए घोलक पदार्थ पेट्रोल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला है मोम का धब्बा। मोम का धब्बा खुरच करके छुड़ा देने के बाद उसे ब्लीचिंग पेपर रख करके प्रेस से प्रेस कर दिया जाता है, और वो प्रेस क्या होना चाहिए, खूब गर्म होना चाहिए। उसके बाद उसको धुल करके छुड़ा सकते हैं। नेक्स्ट है लिपस्टिक का धब्बा। लिपस्टिक का धब्बा अगर लग जाता है तो मेथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करना चाहिए। अगर मेथिलेटेड स्पिरिट न मिले तो अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुपात। किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में संपूर्ण वस्तु का आपसी तालमेल जो होता है वो अनुपात कहलाता है। चलिए जानते हैं संतुलन के बारे में। संतुलन ऐसा आरामदायक प्रभाव होता है जो रंगों और आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रख करके इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षक बना रहे। लय भी जो होता है कला का महत्वपूर्ण अंग होता है। जिस प्रकार से हमारी आँखें रेखाओं, आकार व रंगों की व्यवस्था की यात्रा करती हैं उसे हम लय कहते हैं। अगला है बल। बल डिज़ाइन का वह सिद्धांत होता है जिससे नेत्र जो होते हैं पहले किसी वस्तु पर आकर्षित होते हैं और फिर उस बिंदु के वस्तु तथा अन्य विवरण के महत्व के अनुसार घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधान में संरचनात्मक डिज़ाइन उत्पन्न किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैशन चक्र दिखाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घंटी के आकार के वक्र में। फैशन चक्र को घंटी के आकार में परिभाषित किया गया है। फैशन चक्र को आमतौर से 5 रूपों में बांटा गया है। पहला है शैली का परिचय, दूसरा है लोकप्रियता में वृद्धि, फिर तीसरा है लोकप्रियता की चोरी, फिर लोकप्रियता में गिरावट आती है और शैली को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार से फैशन चक्र को घंटी के आकार के वक्र के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन बांझपन रोकने की औषधि के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ई। चलिए जानते हैं कि विटामिन ई होता क्या है। विटामिन ई मनुष्यों और जंतुओं में प्रजनन संस्थान की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में बांझपन के लक्षण देखने को मिलते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है या अनाजों के भ्रूण के तेल के रूप में पाया जाता है। चलिए जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन है। इसे प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण में सहायक भी माना जाता है क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन परिवर्तित होकर फाइब्रिन में बदल जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वनस्पतियों में पाए जाने वाले पदार्थ कैरोटीन से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन डी यह रिकेट्स रोग के रोकथाम के लिए आवश्यक विटामिन है। यह कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय में सहायक होता है। बच्चों में रिकेट्स और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेसिया नामक बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसिन। लाइसिन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड जो होता है प्रोटीन की एक इकाई मानी जाती है। शरीर में 10 प्रकार के एमिनो एसिड जो होते हैं आवश्यक होते हैं और यह शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिसमें पहला है लाइसिन,
दूसरा है ट्रिप्टोफैन, तीसरा है ल्यूसीन, चौथा है वेलिन, आइसोल्यूसिन, थियोनिन, मिथियोनाइन, फिनिलेलाइन, अर्जिनिन, हिस्टोडिन। इस प्रकार से शरीर में 10 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं और यह शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकृत किस तापमान पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। पाश्चुराइजेशन की खोज की बात की जाए तो यह लुईस पास्कर ने 20 अप्रैल 1862 ईस्वी में यह परीक्षण करके सिद्ध किया कि दूध को गर्म करने के बाद तेज़ी से ठंडा किया जाता है और इन्होंने 2 विधि बताई। पहली होल्डर विधि और दूसरी अधिक ताप व कम समय विधि। चलिए जानते हैं कि होल्डर विधि होता क्या है। होल्डर विधि में दूध को 144.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आधे घंटे के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसको तुरंत 50 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर लिया जाता है। यह छोटे पैमाने पर पैथोजिन को नष्ट करने का तरीका है। जो दूसरी विधि है अधिक ताप व कम समय विधि, इस विधि में 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड के लिए दूध को गर्म किया जाता है और फिर 40 डिग्री पर तुरंत उसे ठंडा कर लिया जाता है। यह विधि ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से लुईस पास्कर ने दूध को पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? आंसर हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म। चलिए जानते हैं कि थायरॉक्सिन क्या होता है। थायरॉक्सिन जो होता है यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। यह हार्मोन्स जो होता है शरीर के अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है और आधारीय चयापचय को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, गले में सूजन दिखाई देने लगता है जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं। आयोडीन की कमी से घेघा, क्रेटिनिज्म तथा मिक्सीमीडिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फंक ने। फंक ने विटामिन शब्द का आविष्कार किया था। विटामिन शब्द 1912 में सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया। इसे जीवन का सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आधारीय आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 ग्राम प्रति किलो शरीर के भार के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओन्कोलॉजी किस रोग का निदान व उपचार करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ORS का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। यह शरीर में पानी की कमी होने पर इलेक्ट्रोलाइट का सामान्य स्तर पर लाता है। अधिकांश ORS घोल जो होते हैं शरीर में सोडियम या पोटेशियम की मात्रा को बनाए रखने में कार्य करते हैं। इससे आंतों को अधिक पानी अवशोषित करने की मदद मिलती है। बच्चों के लिए दस्त और उल्टी की समस्या में काफ़ी हद तक ORS से आराम मिलता है। इसे जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी का। चलिए जानते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी मानव शरीर में संश्लेषित होता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक हार्मोन्स का समूह होता है। इसके 2 रूप होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। सूर्य के प्रकाश, खाद्य एवं अन्य पूरकों के प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होता है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होने लगती है। विटामिन डी जो होता है हड्डियों को मजबूत बनाने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से क्या होता है?
होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भोजन में जब सोडियम की अधिकता होती है तो उस स्थिति में जो होता है शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त का आयतन भी बढ़ जाता है और तरल का अवधारण होता है और शरीर में अम्ल एवं क्षारीय स्थिति का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।